नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ के कांकेर में प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस ने उसको गाली दी क्योंकि वो ओबीसी समाज से आते हैं। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार भाजपा ने एक आदिवासी परिवार की बेटी को राष्ट्रपति बनाने का फैसला किया, लेकिन कांग्रेस ने उनका विरोध किया, इनके खिलाफ अपप्रचार किया, भला बुरा कहा, इसलिए कांग्रेस को इसकी सजा देनी है। बता दें, कांग्रेस आजकल लगातार ओबीसी का मुद्दा उठा रही है और जातिगत जनगणना की मांग कर रही है। इस बीच बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है, इसलिए अमित शाह कहते हैं कि तेलंगाना में आए तो ओबीसी मुख्यमंत्री बनाएंगे और पीएम मोदी भी एक बार फिर से ओबीसी का जिक्र करने लगे हैं। हालांकि राहुल गांधी का कहना है कि पीएम मोदी कहते हैं कि वो ओबीसी से आते हैं, लेकिन ओबीसी के लिए एक काम नहीं किया है, जाति जनगणना से भाग रहे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तीसरी लिस्ट जारी हो गई है। बीजेपी ने 58 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने अब तक अपनी दो सूचियों में 124 प्रत्याशियों को टिकट दिया है। सीएम अशोक गहलोत के सामने सरदारपुरा से महेंद्र सिंह राठौर और सचिन पायलट के सामने बीजेपी ने टोंक विधानसभा से अजीत सिंह मेहता को चुनाव मैदान में उतारा है। पार्टी ने टोंक से इस बार यूनुस खान का टिकट काट दिया है। गौरतलब है कि बीजेपी के अभी 18 नामों की घोषणा बाकी है। गुरुवार को राजस्थान के एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने एक ईडी अफसर नवल किशोर मीणा और उनके सहयोगी बाबूलाल मीणा को कथित तौर पर 15 लाख रुपए की रिश्वत लेने के लिए गिरफ्तार किया है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने एसीबी के हवाले से बताया है कि ये ईडी अफसर मणिपुर के इम्फाल में तैनात हैं और एक चिट फंड मामला हल करने की 17 लाख रुपए की डिमांड की थी। शिकायतकर्ता ने एसीबी से इस मामले में 17 लाख रुपए रिश्वत मांगे जाने की शिकायत की थी। इसके बाद एसीबी ने दोनों लोगों को 15 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, मैं बार बार कह रहा हूं कि गलियों गलियों में घूम रहे इन ईडी अफसरों की गाड़ी की जरूर जांच की जाए। छापों की आड़ में कहीं एक कमल छाप स्टार प्रचारक बनकर तो नहीं घूम रहे हैं। कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर पकड़े गए दोनों अभियुक्तों की तस्वीर और जब्त की गई राशि के फोटो साझा करते हुए लिखा है, राजस्थान में ईडी के अधिकारी घूस लेते पकड़े गए। सवाल पूछने के बदले कथित तौर पर पैसे लेने के मामले में लोकसभा की आचार समिति की बैठक में ही हंगामा हो गया। आरोपों का जवाब देने के लिए महुआ मोइत्रा आचार समिति यानी एथिक्स पैनल के सामने पेश तो हुई, लेकिन कुछ देर बाद ही वो बैठक से तमतमाई हुई बाहर निकल गईं। महुआ और पैनल में शामिल विपक्षी दलों के सदस्यों ने व्यक्तिगत और अनैतिक सवाल पूछने के आरोप लगाए। बाहर निकलते हुए महुआ मोइत्रा ने कहा, ये एथिक्स कमेटी है, ये हमसे भद्दे सवाल पूछे जा रही है। उन्होंने कहा, वो कह रहे हैं कि मेरी आंखों में आंसू हैं, क्या बकवास बात कर रहे हैं। समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा जारी किए गए वीडियो में दिखता है कि दानिश अली और महुआ मोइत्रा बाहर आते हुए कमेटी की ओर से पूछे गए सवालों पर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। इन आरोपों पर आचार समिति के अध्यक्ष विनोद सोनकर ने कहा कि महुआ मोइत्रा ने अपनी जिरह के दौरान सहयोग नहीं किया और सवालों का सामना करने से बचने के लिए बाहर चली गई। वहीं सांसद दानिश अली ने कहा है कि हम लोग कमेटी से वॉकआउट कर गए क्योंकि वहां बेहद आपत्तिजनक सवाल पूछे जा रहे हैं। चेयरमैन पूछ रहे हैं कि आप रात में किससे बात करती हैं, क्या बात करती हैं। दानिश अली ने कहा, इस तरह के सवाल पूछने का क्या मतलब है, ये अति हो गई है। कैश फॉर इंक्वायरी मामले में महुआ मोइत्रा संसदीय एथिक्स कमेटी के सामने पेश होनी गई थी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ सिंगरौली में रोड शो किया। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। केजरीवाल ने कहा, जिस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे मुझे नहीं पता कि मैं जेल में रहूंगा या बाहर रहूंगा, लेकिन सब लोग ये कहें कि सिंगरौली में अरविंद केजरीवाल आए और हमने उन्हें ऐतिहासिक जीत देकर भेजा है। केजरीवाल ने कहा, केजरीवाल के शरीर को तो गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन केजरीवाल की सोच को गिरफ्तार नहीं कर पाओगे। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने गुरुवार को पंजाब व दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकारों के खिलाफ हमला बोला और एक्साइज नीति पर सवाल खड़े किए। सिद्धू ने कहा, दिल्ली में हुई एक्साइज की चोरी बड़ी है और इसको ठीक ठहराने की कोशिश में केजरीवाल सरकार सीनाजोरी कर रही है। सिद्धू ने कहा कि केजरीवाल की ओर से दावे किए गए थे कि उनकी सरकार में शिक्षण संस्थानों व धार्मिक संस्थानों के पास शराब के ठेके नहीं खोले जाएंगे, लेकिन 2.5 महीने के बाद ही हर गली मोहल्ले में हर कोने में शराब बेचनी शुरू कर दी। सिद्धू ने कहा, अगर पॉलिसी सही थी तो फिर वापस ना लेते, लेकिन हैरानी की बात है कि ये पॉलिसी पंजाब में भी लागू कर दी गई। शराब के ठेकेदारों की कमाई बढ़ा दी व सूबे की आय कम कर दी। ऐसा महज इत्तेफाक नहीं हो सकता है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के निशाने पर सिर्फ विपक्ष के नेता हों, लेकिन दिल्ली से लेकर राजस्थान और तेलंगाना तक जिस तरह केंद्रीय जांच एजेंसियां गुरुवार को सक्रिय हैं, उससे ऐसा ही लग रहा है।
गुरुवार को दिल्ली में एक तरफ सवाल के बदले कथित रिश्वत मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा से संसद की आचार यानी कि एथिक्स समिति पूछताछ कर रही है, तो आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्री राजकुमार आनंद के घर ईडी ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापे मारे हैं। आप प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी गुरुवार को ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन उन्होंने ईडी नोटिस को अवैध बताते हुए पेश होने से मना कर दिया और चुनावी दौरे पर मध्य प्रदेश रवाना हो गए। इस बीच राजस्थान कांग्रेस प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा के बेटों को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने तलब किया है। राजस्थान में सरकारी स्कूल शिक्षक भर्ती के पेपर लीक हुए थे, उस पेपर लीक को मनी लॉन्ड्रिंग से भी ईडी ने जोड़ा है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जारी है, ऐसे में कांग्रेस इसे मुद्दा बना सकती है। पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को इंडिया गठबंधन की चिंता नहीं है, कांग्रेस के पास इसके लिए फुर्सत ही नहीं है, वो 5 राज्यों के चुनाव में ही व्यस्त है, इसके कारण गठबंधन का कामकाज प्रभावित हुआ है। सीएम ने कहा कि विपक्षी गठबंधन के नेता कांग्रेस को बढ़ाना चाहते हैं, कांग्रेस को गठबंधन में आगे करना चाहते हैं, गठबंधन पर बात नहीं हो पा रही है। नीतीश कुमार ने कहा कि अब हम लोग इंडिया गठबंधन को लेकर आगे की बातें 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद ही बैठकर तय करेंगे। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं, इसके सियासी मतलब निकाले जा रहे हैं। ये भी माना जा रहा है कि नीतीश कुमार कांग्रेस से खुश नहीं हैं या कांग्रेस के रवैये से नाराज हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये बातें पटना में सीपीआई की रैली में कही हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान 8 विधेयकों को पिछले 2 वर्षों से रोक कर बैठे हैं। तमाम आदर्शवादी बातें करने वाले आरिफ ने इन बिलों को रोकने की वजहें काफ़ी साफ साफ नहीं बताई हैं। केरल सरकार ने इस मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। हालांकि अकेले आरिफ ही नहीं बल्कि 3 और भी गवर्नर हैं जिनके खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि के खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने अदालत में याचिका दायर की है। विपक्ष का सीधा आरोप है कि केंद्र सरकार विपक्षी शासित राज्यों के खिलाफ राज्यपालों का इस्तेमाल एक औजार के रूप में कर रही है। विपक्षी नेताओं के फोन पर हैकिंग से जुड़ी चेतावनी मिलने के बाद अब केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। मामले की जांच शुरू करते हुए एप्पल कंपनी को नोटिस भेजा गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को इस संबंध में एक नोटिस भेजा है। बता दें कि बीते 31 अक्टूबर को विपक्ष के कई नेताओं ने दावा किया था कि उनको एप्पल कंपनी से फोन हैकिंग अलर्ट का मैसेज आया है, जिसका उन्होंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था। अलर्ट मैसेज में सरकार प्रायोजित हमलावरों द्वारा उनके फोन को हैक करने की कोशिश किए जाने की बात कही गई थी। थाईलैंड के अधिकारियों ने कहा है कि वो अपने नागरिकों की रिहाई के लिए हमास से सीधे बातचीत कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद थाईलैंड के कई नागरिक लापता हैं और कम से कम 19 थाई फार्म वर्कर्स को हमास बंधक बनाए हुए है। इजराइल में 25,000 से ज़्यादा श्रमिक खेतों और बगीचों में काम करते हैं। थाईलैंड के नेगोशिएटिंग मिशन के प्रमुख अरिपन उतारासी ने कहा कि वो 26 अक्टूबर को तेहरान में हमास के प्रतिनिधियों से मिले थे, जहां उन्हें यह आश्वासन मिला है कि सही समय पर उन्हें छोड़ दिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बंधकों को छोड़े जाने के लिए इजराइल और हमास के बीच संघर्ष रोकने की मांग की। मिनेसोटा में एक कार्यक्रम के दौरान एक महिला ने बाइडेन से सवाल जवाब करते हुए उनसे गजा में संघर्ष विराम कराने की अपील की थी। इसके बाद उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि हमें विराम की जरूरत है। बता दें, एक महिला ने उनसे सवाल पूछते हुए कहा था कि राष्ट्रपति महोदय, अगर आप यहूदी लोगों की परवाह करते हैं तो आप युद्ध विराम का आह्वान करें। इसके जवाब में बाइडेन ने कहा, मुझे लगता है कि हमें एक विराम की जरूरत है। रोके जाने का मतलब ये है कि बंधकों को छुड़ाने के लिए समय मिले। हालांकि बाद में व्हाइट हाउस ने बाइडेन के बयान पर स्पष्टीकरण जारी किया। बयान में कहा गया कि राष्ट्रपति मानवीय सहायता और हमास के कब्जे में बंद 240 बंधकों के बारे में बात कर रहे थे। वहीं महिला को बाद में सुरक्षा बलों ने वहां से बाहर निकाला। इस दौरान वो संघर्ष विराम करो के नारे लगा रही थी। लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह ने बृहस्पतिवार को कहा कि उन्होंने दक्षिणी लेबनान में एक इजरायली ड्रोन को मार गिराया है। इजराइल की सेना ने मिसाइल दागे जाने की पुष्टि तो की, लेकिन उनका कहना है कि ड्रोन को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा है। इस हफ्ते दूसरी बार हिजबुल्लाह ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से इजरायली ड्रोन को गिराने का दावा किया है। हिजबुल्लाह ने एक बयान में कहा है कि उनके लड़ाकों ने मध्य रात्रि में ड्रोन को मार गिराया है। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद पहली बार मिस्र ने रफा बॉर्डर को विदेशी नागरिकों और गंभीर रूप से घायल फलस्तीनी लोगों के लिए खोला है। अब तक 400 से ज़्यादा विदेशी नागरिक और गंभीर रूप से घायल फलस्तीनी रफा बॉर्डर के जरिए मिस्र में दाखिल हुए हैं। गजा से बाहर जाने वालों में डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के भी
22 कर्मी शामिल हैं। एक बयान में एक चैरिटी संस्था ने कहा कि उनके सभी अंतर्राष्ट्रीय कर्मी जो गजा से बाहर नहीं निकल पा रहे थे वो रफा क्रॉसिंग के जरिए चले गए। वहीं गजा बॉर्डर्स एंड क्रॉसिंग अथॉरिटी ने 15 देशों के 596 विदेशी नागरिकों की एक सूची जारी की है जिन्हें गुरुवार को गजा छोड़ने की अनुमति दी जाएगी। गजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इंडोनेशियाई अस्पताल का मुख्य जनरेटर अब चालू नहीं है। अस्पताल को अब बैकअप जनरेटर का उपयोग करने के लिए मजबूर किया गया है, जिसका अर्थ है कि अस्पताल का ऑक्सीजन स्टेशन बंद हो गया है। साथ ही वेंटिलेशन और एयर कंडीशन भी बंद हो गया है। शरीर को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल होने वाला फ्रिज भी काम नहीं कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि अस्पताल पूरी तरह से बंद होने से पहले कुछ दिनों तक अस्पताल बैकअप जनरेटर पर आंशिक रूप से काम कर सकेगा। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।